गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से आपका चाणक्य ट्यूटोरियल्स वाराणसी में स्वागत है। आइए कल के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हम एयर पोल्यूशन पे बात कर रहे थे और एयर पोल्यूशन के सारे सेगमेंट को हमने कवर किया था। ठीक है, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि देखिए डिफरेंसेस एक एयर पोल्यूशन में ये होता है। एक चीज़ होती है कि कुहरा और कुहासा, जो आपका कुहरा होता है फॉग, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि अगर पोल्यूटेंट मटेरियल्स अगर इसमें शामिल होते हैं तो भारी होता है और जमीन पे आ गिरता है, उतना डेंजरस नहीं होता। लेकिन जो मिस्ट कुहासा होता है, चूंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है, अगर इसमें पोल्यूटेंट मटेरियल अगर आते हैं तो पूरा सामांगी मिश्रण बना लेते हैं, है ना। पूरा सामांगी मतलब कंप्लीटली एसिमिलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी डेंजरस होता है। तो चूंकि शहरों में सबसे ज्यादा मिस्ट कुहासा बनता है और इसीलिए काफी एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा मात्रा में जनरेट करता है। अब हम अगले कंटेंट पे आते हैं, वाटर पोल्यूशन। ठीक है, क्या हमारा विषय है आज का? वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण। काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए वाटर पोल्यूशन में सबसे पहला हम क्या मानते हैं, कैसे जल को प्रदूषित मानते हैं। पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। एक होता है आपका BOD, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। इसका मतलब होता है कि ऐसा जल, हम 1 लीटर ऐसा जल लें, 1 लीटर ऐसा जल लें कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितना बैक्टीरिया, 1 लीटर ऐसा हम जल लें कि उसमें इतनी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो 5 दिन तक कम से कम सरवाइव कर ले। 5 दिन तक कम से कम अगर सरवाइव कर लेते हैं, इट मींस ये डिनोट करता है कि वाटर में ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा है। अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि नहीं ये बैक्टीरिया कैन नॉट सरवाइव, तो देन क्या, इसका मतलब अगर नहीं सरवाइव कर पा रहे हैं तो इसका मतलब BOD हाई है, BOD हाई का मतलब ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। ठीक, एक चीज तो ये हमारा पहला कंटेंट है। तो 1 लीटर जल में इतना सफिशियंट ऑक्सीजन होना चाहिए कि कम से कम उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो 5 दिन तक एटलीस्ट सरवाइव कर पाए। ठीक है, ये BOD हो गया। अगला आपका होता है COD, इसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आप सीवेज का वाटर देखते हैं, सीवेज मतलब कहते हैं वाहित जल या फिर नाला सीवेज में आप देखते हैं, इसमें क्या होता है, दुर्गंध भारी मात्रा में आता है, काफी अच्छा खासा दुर्गंध होता है, बहुत भारी मात्रा में इसमें मेथेन अमोनिया जैसे घातक खाना डेंजरस गैस होते हैं। इसमें कार्बोनिक नॉन कार्बोनिक मटेरियल्स बहुत ज्यादा होते हैं। कार्बोनिक मटेरियल के सड़ने की वजह से दुर्गंध काफी आता है। नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो सीवेज में खास बात यह होती है कि इसमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होता है, अर्थात इसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, रासायनिक रूप से घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती होती है। तो इसको कहा जाता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हायर होना, COD ज्यादा होना। तो नालों में ये चीज होती है। अगर इनको प्यूरिफाई किया जाता है तो प्यूरिफाई करने के लिए इसमें बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको कहा जाता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को मिलाया जाता है। इसमें भारी मात्रा में प्यूरिफायर करने के लिए मिल्क मिलाया जाता है, हनी मिलाया जाता है, शहद मिलाया जाता है। इन सब चीजों को मिला के क्या किया जाता है, COD की मात्रा को मेंटेन किया जाता है। जो COD हायर है ना, उसका डिमांड ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने का काम किया जाता है। ये आपका COD हो गया।
ठीक, एक चीज, एक होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड, यहां पे हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लिया, एक होता है बायो ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बीओडी। देखिए एक वाटर में इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन का होना चाहिए कि वो ऑक्सीडेशन अगर हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन के द्वारा छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, तो एक पानी में उतना तो ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि वो ऑक्सीडाइज कर दे हमारे फूड को। ठीक है, एक जीव में एक जीवों के लिए अच्छा खासा सर्वाइवल का काम करे, तो इट मीन्स क्या होता है कि ऐसे जल का बीओडी मेंटेन होता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी है तो इसका मतलब होता है उसका बीओडी हायर है। तो तीन चीजों को हमने फोकस किया। ठीक है, हम अगले पॉइंट पे अब आते हैं। चौथा पॉइंट देखिएगा, जो तालाब होते हैं, तालाबों में क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये पांड हम लेते हैं, तालाब में जो पुराने तालाब होते हैं उसमें HCl भारी मात्रा में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत भारी मात्रा में होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पुराने तालाब में मतलब ओल्ड पांड में। ऐसा क्या, क्यों? क्योंकि तालाब में क्या होता है कि जब यूवी रेस पड़ती है, अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी रेस पड़ती हैं, तो ये क्या करती हैं कि तालाब में हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल का निर्माण करती हैं, जिसके वजह से स्किन बर्न, जैसे अगर कोई नहाने आप पुराने तालाब में गए तो त्वचा की जलने जैसी समस्या, फिर या रेटिना में इन्फेक्शन, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ये भी एक आपका वाटर पोल्यूशन का एक सेगमेंट है कि तालाबों में क्या होता है कि HCl का बनना। तो इसीलिए कहा जाता है कि तालाब के पानी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज, देखिए यूवी रेस भी कई तरह का होता है। यूवी रेस के बारे में हम आपको, जैसे अगर हम बता दें यूवी रेस 400 यूवी रेस है ना, 2.5, इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। यूवी रेस 180 लेमडा, कहते हैं कि जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, एक फार्मूला होता है C बराबर 1/λ, ये आवृत्ति को डिनोट करता है, ये तरंग दैर्ध्य को डिनोट करता है, वेवलेंथ। हम कहते हैं कि जिस तरंगों का, जिस यूवी रेस का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। यहां पे आप देख रहे हैं 400, तो इसका मतलब ये लेसेस्ट डेंजरस होगा 400। अगर 250 है तो ये भी डेंजरस होगा। 180 है, इसका मतलब जिसका तरंग दैर्ध्य काफी कम है तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो ये यूवी रेस 180 जो होता है वो काफी डेंजरस होता है, ये तालाबों में तुरंत HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करने लगता है कि नहीं। तो ये यूवी रेस आखिर में क्यों अर्थ सरफेस पे बढ़ता है, हमने आपको बताया था, ओजोन डिप्लीशन एक वजह होता है, कारण होता है। ठीक है, चौथा कंटेंट। अब पांचवें पे हम आते हैं। पांचवा, देखिएगा, अगर मान लीजिए वाटर में अगर एक जल है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो रही है ना, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो अगर इफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, इफ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या होगा, देखिए अगर नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा है तो इसका मतलब इसमें क्या होता है कि अमोनिया बनना चालू हो जाता है ऐसे जल में। ठीक है, अमोनिया बनने लगता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोवाइड या एग्रीवेट या इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखिए अमोनिया अगर ज्यादा बनने लगा तो इससे एक खास तरह की बीमारी होती है,
इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी होती है इसमें जन्मजात बच्चे का मस्तिष्क क्षमता प्रभावित होती है, उसके अलावा लिप पैरालिट मतलब ओंठ कटे हुए होते हैं, है ना, इस तरह का केस इसमें देखा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस बीमारी को जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, इस बीमारी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं मिथैलोग्लोबोमीनिया। क्या बोलते हैं? मिथैलोग्लोबोमीनिया, मिथैलोग्लोबोमीनिया, इस बीमारी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। अगर मान लीजिए वाटर में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्वेश्चन भी काफी आता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे हम आते हैं। एक होता है छठे पॉइंट पे कार्बोनोफिकेशन। कार्बोनोफिकेशन, ध्यान रखिएगा, अगर कोई तालाब है तो कभी भी तालाब के किनारे प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, पौधे नहीं लगाने चाहिए, वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। वाई? क्योंकि तालाब के जो वृक्ष के पत्ते और लकड़ियां टूट के अगर तालाब में गिरती हैं तो उनसे क्या होता है कि ये चूंकि बायोटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, कार्बोनिक मटेरियल्स होते हैं, तो ये सड़ना चालू कर देते हैं। सड़ने की वजह से तालाब में क्या होता है? दुर्गंध आना चालू होती है। तो कभी भी तालाब के किनारे कभी प्लांटेशन नहीं होना चाहिए अराउंड, मतलब नो अलाउ प्लांटेशन, नॉट अलाउड प्लांटेशन। पौधे लगाने नहीं चाहिए। अगर आपको लगाना भी है पौधा तो एक उचित डिस्टेंस को लेकर लगाना चाहिए, ताकि इसका कार्बनिक मटेरियल या फिर पौधों के कार्बनिक मटेरियल तालाब में न गिरे, है ना। एकदम पूरे किनारे पे नहीं लगाने चाहिए, किसी भी स्थिति में कभी पत्ते गिरने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पत्ते गिरेंगे तो चूंकि कार्बनिक मटेरियल का निर्माण करेंगे, जिसको एक तरीके से सिल्ट भी कहा जाता है। सिल्ट मतलब गाद, ये गाद भी बनेगा, मतलब तालाब में कीचड़ भी बनेगा, तालाब से स्मेल भी आएगी और तालाब का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है कि नहीं। सबसे खास बात यह है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनोफिकेशन। तो ये हमेशा बहुत बार सेवरल टाइम्स क्वेश्चन में आया हुआ है। अब 7वें नंबर पे हम बात करते हैं, एक कहा जाता है कि यूट्रिफिकेशन। ई लगाते हैं, साइलेंट होता है, यूट्रिफिकेशन। देखिए क्या होता है कि तालाब में क्या होता है कि कुछ मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है ना। पॉन्ड में कुछ मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, इस तरह के मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो तालाब में क्या होता है, इनरिचमेंट जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, इन मिनरल की मात्रा बढ़ जाती है। तो तालाब में क्या होता है कि इन मिनरलों की वजह से कुछ खास तरह के विशेष आबादियों को बड़ा फर्क पड़ता है ना। कुछ आबादियां बहुत मतलब कहते हैं कि उनका रिप्रोडक्टिव क्षमता बढ़ जाती है, ठीक। मान लीजिए अगर तालाब में मिनरल्स की मात्रा बढ़ती है तो एक खास तरह की मछली का अगर आबादी बढ़ती है, मान लीजिए उस मछली को अगर हम ले लेते करंट टाइम, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं सारीडाइन, है ना। हम कौन सी मछली ले लेते हैं? सारीडाइन, डाइन फिश। सारीडाइन या क्लेविकल फिश, इस तरह से भी ले सकते हैं, है ना, या स्कॉर्पिन ले लेते हैं, स्कॉर्पिन फिश। तो ये क्या होते हैं कि इन मिनरल्सों को खाकर अपनी आबादी तेजी से बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद क्या होता है कि जो तालाब का इकोसिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक ही स्पीशीज की आबादी का बढ़ जाना, और वो भी यूट्रिफिक मतलब मिनरल के वजह, किस पर्टिकुलर मिनरल की वजह से, तो ये घटना आपका यूट्रिफिकेशन कहलाता है, और इसके वजह से बाकी आबादी प्रभावित हो जाएगी। अब जब मान लीजिए स्कॉर्पिन फिश की मात्रा बढ़ गई तो इनका क्या होता है, आपस में ही स्पर्धा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपका
काफी डेंजरस होता है, इसको कहा जाता है यूट्रिफिकेशन। एक चीज और, एक 8वां पॉइंट है हमारा, इसको कहा जाता है एलॉग बूम। बूम, एलॉग बूम, ठीक है, या फिर इसको बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन, एलॉग बूम। अगर इसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए किसी तालाब में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम की मात्रा बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि जो खास तरह के शैवाल पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, उनकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, तालाबों में जलकुंभी की मात्रा बढ़ना है। ठीक है, जलकुंभी इतना ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि उनके बढ़ने की वजह से तालाब का ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। कम होने के बाद बाकी जीव जो होते हैं तालाब में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। फिर जलकुंभी भी धीरे धीरे मरना चालू कर देती हैं, क्योंकि क्या होता है, एक टाइम बाद वो मिनरल्स भी खत्म हो जाते हैं और तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, तो जलकुंभी भी मरने लगती है। अब जलकुंभी भी खत्म हो जाती है तो इसका मतलब तालाब के बाकी जीव भी मर गए, जलकुंभियां जो बढ़ी वो भी मर गई और तालाब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। तो इस घटना को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन, मतलब एलॉग बूम। किसी तालाब में जलकुंभी की मात्रा तेजी से बढ़ना, ये होता है तालाब का एलॉग बूम। ठीक है, ये भी, और किसके वजह से होता है, किसी पर्टिकुलर मिनरल्स की वजह से होता है, जिसमें आपका सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, इस तरह के। और ये मिनरल्स आते कहाँ हैं, जो हम शैम्पू, साबुन, इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें आके तालाब में, तालाब के इनरिचमेंट, उसमें तालाब में क्या होता है, इन मिनरल्स का इनरिचमेंट कर देती है, मतलब उन चीजों को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है हमेशा। ठीक है, देखिए 9वां पॉइंट, हम एक चीज और बता रहे हैं। आप देखते होंगे हमेशा समुद्र में तेलों का रिसाव, तेल रिसाव, रिसाव। ठीक है, समुद्र में जो तेल रिसाव होता है ये भी बड़ा डेंजरस होता है। अगर मान लीजिए ये समुद्र का सरफेस हम बना दिए ए बी में, अगर यहाँ पे भारी मात्रा में तेल रिसाव हो गया, काफी अच्छे खासे कंपाउंड आयल के कंपोनेंट आ गए, चूंकि तेल हल्का होता है, समुद्र के ऊपर होता है, जल के ऊपर, तो ये क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन को प्रवेश को, मतलब ऑक्सीजन एंट्री को बार्ड कर देगा। ठीक है, एक चीज बार्ड कर देगा, और खास बात, जो सनलाइट होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसको हैवी मात्रा में क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। तो इससे क्या होता है कि पहले तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा समुद्र उस इलाके का, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब यहां पे उन जगहों पे जीवों का सरवाइव करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। और एक चीज और, चूंकि तेल ज्यादा है तो ऐसा पूरा इंटेस्टाइन में जाके उनके पूरे इंटेस्टाइन को भी बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके जल प्रदूषण का। अब इसके लिए खास तरह का बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोला जाता है आयल जैपर। आयल जैपर, ये जो बैक्टीरिया होते हैं आपके, ये तेल चाटने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अगर मान लीजिए तेल भारी मात्रा में रिसा होता है तो इनको ऊपर छिड़क दिया जाता है, ये क्या करते हैं, उन तेल को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इनको आयल जैपर बोला जाता है। हालांकि इनको कवर करने में एक लंबा समय लग जाता है, तब तक मैरीन लाइफ काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है ना। तो ये चीज वाटर पोल्यूशन का एक हमारा नवा कंटेंट रहा है। ठीक है, एक और कंटेंट पे फोकस करते हैं, बात करते हैं। देखिए, वाटर पोल्यूशन में अगर हम बात करें, इसमें अगर रिवर पोल्यूशन की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन पहला है आपका डोमेस्टिक डेब्रिस। डोमेस्टिक डेब्रिस मतलब घरेलू कचरा, कचरा जिससे आपका क्या बनता है, सीवेज।
घरेलू कचरा कचरा इसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है, ये आपका 43% तक रिस्पॉन्सिबल है। सोचिए रिवर पोल्यूशन में सबसे बड़ा डोमेस्टिक कचरा होता है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेब्रिस, मतलब औद्योगिक कचरा, औद्योगिक कचरा 23% ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हम अक्सर पढ़ते लोगों से मुंह से सुनते हैं कि सबसे ज्यादा औद्योगिक कचरा डिस्टर्ब करता है, ऐसा नहीं है, घरेलू कचरा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। उसके बाद अगले पॉइंट पे अगर कोई बनता है तो वो एग्रीकल्चर, एग्रो डेब्रिस, कृषि से निकला हुआ कचरा ये आपका 14% होता है, एग्रो डेब्रिस, है ना। अब आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 53 5 दूसरा मतलब 76, 76 6 7 1 8 90 हो गया। बाकी में 10% जो आपके बच गया, 10% इसमें अदर टाइप की चीजें आती हैं कचरे। लेकिन 3 प्रोमिनेंट होते हैं रिवर को पोल्यूशन करने में, डोमेस्टिक कचरा, इंडस्ट्रियल कचरा और एग्रो डेब्रिस, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आज हमारा ये वाटर पोल्यूशन का एक सब्जेक्ट रहा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को।